हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। और साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। तो अभी हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी कंसेप्ट आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका हेडिंग है आपका शीत युद्ध का दौर, द इरा ऑफ द कोल्ड वार, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था तो 1945 से लेकर 1991 के बीच का जो भी टाइम पीरियड रहा उसको पूरे विश्व में क्या कहा गया, शीत युद्ध का दौर के नाम से जाना गया। लेकिन इस टर्म्स को समझने से पहले, इस दौर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं प्रथम विश्व युद्ध के पास। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो जुलाई 1914 ईस्वी में, और इसकी एंडिंग कब हुई तो नवंबर 1918 में। ठीक है, देखिए 1914 से 1918 तक आपका चला प्रथम विश्व युद्ध, और उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक चला आपका द्वितीय विश्व युद्ध। और ठीक इसके बाद आप नजर दौड़ाइए तो 1945 के बाद ही आपका क्या हो गया, शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। 1945 से लेकर 1991 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा उसको शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, बस इतना ही पूछेगा। लेकिन थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपको कहानी और भी अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको रटना बहुत कम पड़े। तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में आपका क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। आप इस मैप के जरिए समझिए। देखिए, इस मैप में आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया आपको एक देश दिख रहा होगा, और इधर एक आपको सर्बिया नाम का देश दिख रहा होगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय पूरे मतलब यूरोप में कहिए, यूरोप के अधिकांश देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, और इंग्लैंड ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी किया था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए मतलब औद्योगिकरण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये जो दो देश हैं, इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के जैसे जो भी पड़ोसी देश, जैसे आप देख रहे हैं जर्मनी देखिए, इधर इधर हंगरी देखिए, इधर बुल्गारिया देखिए, ये सब क्या था कि ऑस्ट्रिया को क्या कर रहा था, सहायता दे रहा था, युद्ध में इसके तरफ से लड़ रहा था। तो जब जर्मनी इसके मतलब इसके पार्टी से, इसके तरफ से, ऑस्ट्रिया की तरफ से आया ना लड़ने के लिए, तब क्या हुआ कि इधर से रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब का कहना था कि भाई ये जो युद्ध है वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में हो रही है, तो इसमें जर्मनी अपना हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। तो इसको जवाब देने के लिए सर्बिया के तरफ से रसिया, इधर से फ्रांस और इधर से ग्रेट ब्रिटेन, ये सब क्या करने लगे तो सर्बिया के तरफ से युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया जो था वो कुछ दिन बाद ही क्या की, दोनों ने अपने घुटने टेक दिए, मतलब युद्ध से अपना मतलब हट गए। युद्ध मतलब बोले कि अब हमसे मतलब सक्षम नहीं है भाई युद्ध करने में। लेकिन अब जो देश शामिल थे वो सब इस युद्ध को क्या कर रहे थे, लगातार इस युद्ध को जारी किए हुए थे। और फिर क्या हुआ कि सन 1918 ईस्वी में जर्मनी ने क्या किया, नवंबर 1918 में जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए, और जर्मनी जो था वो हार मान गया। जर्मनियों को ना ये सब हार मनाने के लिए, जर्मनी के ना मतलब जवाब देने के लिए सब शामिल हुआ था सर्बिया की तरफ से। तो जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए, और यहीं पे 1918 का जो युद्ध था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समझिएगा यहीं से क्या हुआ, 1918 के बाद सन 1919 में मेरे भाई वर्साई की संधि हुई, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने, पूछता है कि वर्साई की संधि कब हुई तो 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में जब वर्साई की संधि हुई तो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी पे अपना उपनिवेश कायम किया। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि कोई जो मतलब देश है वो क्या है, समृद्धशाली है, वहां पे क्या है, संपदाएं भरी पड़ी है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो उस पे क्या होता है कि उससे अधिक शक्तिशाली देश क्या करता है, अपना कब्जा जमा लेता है। जीता जागता उदाहरण आप भारत का ले लीजिए। भारत भी क्या था, तो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जर्मनी पे ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यही नहीं, कहा जाता है ना कि अति का क्या होता है, अंत होता है। तो अति का अंत हुआ, और 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में जर्मनी में हिटलर का क्या होता है, आगमन होता है। और उधर क्या होता है, इटली में मुसेलिनी, इटली में मुसेलिनी जो होता है वो आपका एक दक्षिण अफ्रीका का देश है यूथोपिया, वहां पे हमला कर देता है। और उधर जो जापान होता है आपका, ये चीन पे हमला कर देता है। ठीक है, तो ये सब तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। कौन, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, इटली, जर्मनी, जापान, इनको धुरी राष्ट्र की संज्ञा में रखा जाता है। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। सबसे पहले फिर जर्मनी क्या करता है कि फ्रांस पे हमला करता है, और फ्रांस पे हमला करता है तो जीत जाता है, फ्रांस पे हमला करता है तो विजय प्राप्त करता है। फिर जर्मनी क्या करता है मेरे दोस्त, फिर जर्मनी क्या करता है कि फिर हमला करता है किस पे, ब्रिटेन पे। लेकिन यहां पर क्या होता है, जर्मनी हार जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है
जर्मनी ने सबसे पहले हमला किया फ्रांस पे, तो यहाँ पर विजय प्राप्त हुई उसको। लेकिन फिर जर्मनी क्या करता है, ब्रिटेन पे हमला करता है और ब्रिटेन से युद्ध करता है, यहाँ पे हार मिलता है। और 1941 ईस्वी में फिर ये क्या करता है, सोवियत संघ पे भी क्या करता है, तो लड़ाई करना शुरू करता है। ये भी पूछता है कि जर्मनी ने सोवियत संघ पे कब हमला किया, तो 1941 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इधर क्या होता है कि इटली भी अपना मतलब, आपको मैंने बोला कि इटली मतलब युद्ध तो कर ही रहा था, तो इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों जो थे ना, ये तीनों लड़ाई चाहते थे और ये तीनों को धुरी राष्ट्र में संज्ञा में रखा गया। ठीक है, जो लड़ाई चाहते थे, जो जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, वो आपके कौन हो गए, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आए। और मित्र राष्ट्र, जो वैसे राष्ट्र जो लड़ाई नहीं चाहते थे, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आए, वैसे राष्ट्र जो युद्ध करना नहीं चाहते थे, जिसमें आपके कौन कौन था, देखिए, जिसमें आपका था सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। पूछा जाता है सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये किस तरह के राष्ट्र हैं, तो मित्र राष्ट्र हैं आपके। उस समय तक देखिए, उस समय तक आपका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का था, दोस्ती था। देखिए समझिए, उस समय तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का था, दोस्ती था। हमारा मुख्य मकसद है शीत युद्ध का दौर, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो 1945 तक, 1945 के पहले तक, यानी कि 1941 में जब इस पे हमला हुआ था, तब क्या हुआ कि सोवियत संघ ने कहा कि देखिए भैया, जर्मनी हमरा पे हमला कर रहा है, तो अमेरिका को बोला, अमेरिका जो इसका दोस्त था, अमेरिका को बोला कि मेरा सहायता कीजिए। तो अमेरिका इस समय मतलब क्या होता है, जैसे एक हम लोग नहीं होता है, पूरे मन तन से सहायता नहीं किया था। ठीक है, तो इसके कारण इसके अंदर थोड़ा सा द्वंद्व पैदा हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इधर देखिएगा, इधर समझिए, जापान जो था, वो जापान ने क्या किया था कि अमेरिका के सैनिक ठिकानों पे क्या किया था, हमला बोला था। जापान ने अमेरिका के सैनिक ठिकानों पे हमला बोला था जस्ट इसके बाद ही। ठीक है, इसके बाद ही हमला बोला था। तो इसी को जवाब देने के लिए अमेरिका सबको हरा दिया था। इटली भी घुटने टेक दिया, जर्मनी भी घुटने टेक दिया, और जापान जो था ना, वो सरेंडर बोलने ही वाला था कि अमेरिका ने उस पर लगातार क्या किया, 2 बम गिरा दिए। एक 6 अगस्त 1945 को, देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को कहां पे, तो हिरोशिमा पे, उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। ठीक है, और फिर एक 9 अगस्त, जस्ट उसके 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, और इसका नाम रखा गया था फैटमैन। तो 2 तरह के परमाणु बम क्या किए गए, 2 परमाणु बम जापान पे क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। ठीक है, तो जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया। तो जब जापान पे परमाणु बम गिरा ना, तो इसके बारे में सोवियत संघ को पता नहीं था कि अमेरिका परमाणु बम भी रखे हुए। तो देखिए, पहला तो धोखा कब मिला, पहला धोखा 1941 में सोवियत संघ के मिल गया। कब मिला था, पहला धोखा सोवियत संघ के मिल गया 1941 में, जब जर्मनी हमला किया ना सोवियत संघ पे, तो इस समय इसको पहला धोखा मिल गया। कि अमेरिका को बोला कि तुम मेरे साथ युद्ध में लड़ो, तो अमेरिका मतलब क्या होता है, पूरा सहयोग नहीं दिया, पूरे तन मन से नहीं लड़ाई किया इसके तरफ से। ठीक है, तो एक 1941 में, और दूसरा जब परमाणु बम गिराया ना अमेरिका, किस पे, जापान पे, अगस्त 1945 में, तब सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के पता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, ब्रिटेन और फ्रांस के पता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, लेकिन सोवियत संघ को पता नहीं था कि अमेरिका के पास क्या है, परमाणु बम है। तब यहां से इसको और मतलब क्या हो गया कि अरे भाई, तुम मित्र राष्ट्र मतलब दोस्ती बनाए हुए हो, साथ में दोस्ती हो, लेकिन ये सब बात छुपा के रखते हो, तुम्हारे पास परमाणु बम भी है। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों में क्या होने लगा, द्वंद्व पैदा होने लगा। तो अमेरिका और सोवियत संघ में द्वंद्व करने का यही कारण था। ठीक है, तो ये 2 कारण आपके हो गए। ये वर्साय संधि मैंने आपको समझा ही दिया। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और 1945 में यूएनए की स्थापना भी इन्हीं दोनों देशों के कारण आपका क्या हुआ था, तो हुआ था। ये कहानी समझ में रखिएगा। तो अब क्या हुआ कि 1945 में जैसे ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में द्वंद्व की भावना चलने लगी, और इसी द्वंद्व की भावना को कहा गया शीत युद्ध का दौर। मतलब ये जो शीत युद्ध था, एक तरह का ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था दोस्तों, बल्कि यहां पर देखिए, बल्कि यहां पर केवल किस चीज से लड़ा गया था, तो यहां पर केवल एक वाक्य युद्ध था। अभी समझेंगे हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ, लेकिन एक मैप छूट गया, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां पर इस मैप में मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि जो यहां पे हरा कलर से आप देख रहे हैं, ये हरा कलर से आपके सारे मित्र राष्ट्र हैं। ठीक है, और यहां पर आपके जैसे कि हरा कलर में जो भी है, वो मित्र राष्ट्र को जो सहायता दिए वो देश है। और जो यहां पर आप देख रहे हैं, जर्मनी देखिए, इधर हंगरी देखिए, आपका जर्मनी हो गया, मतलब इटली हो गया, जर्मनी, इटली, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। तो ये सब आपके किस में आ गए थे, ये सब आपके धुरी राष्ट्र में थे। ये मैप छूट गया था हमारा। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं, शीत युद्ध का दौर। तो देखिए शीत युद्ध का दौर जो था, उसका टाइम पीरियड आपने तो जान ही लिया कि सर 1945 से लेकर सर 1991 तक का जो टाइम पीरियड था सर, उसको शीत युद्ध का दौर कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस दौर में क्या हुआ था, अब समझिए कहानी को।
देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। जब शीत युद्ध का समाप्ति हुआ 1991 के बाद का ये बात कर रहा है, लेकिन यहां पर समझिए, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। जब उन दोनों में द्वंद्व पैदा हुआ, किसके किसके बीच में द्वंद्व पैदा हुआ था? अमेरिका के बीच में, सोवियत संघ के बीच में हो गया था ना दोनों का। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध तक दोनों क्या था? मित्र राष्ट्र में था। सोवियत संघ, अमेरिका, दूसरा विश्व युद्ध तक क्या था? दोनों एक साथ था, ठीक है, दोस्ती में दरार आता है, तो दोनों दोस्त था। लेकिन फिर 1945 के बाद क्या हुआ? दोनों में दरार आ गया, ठीक है, दोनों में क्या आ गया? दरार आ गया, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया? दरार आ गया दोस्त। यहां पर आप ये फिगर में देखिए, एनसीईआरटी का फिगर है, यहां पर एक फिगर में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं। जापान से हुआ था ना लड़ाई, और 1945 में, और समाजवादी सोवियत गणराज्य सैनिक मई 1945 में राइस्टेंग बिल्डिंग बर्लिन में जो की है अपना झंडा फहराते हुए, आपका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए, हमारा जो मुख्य मकसद है वो शीत युद्ध का दौर है, तो हम लोग सारे कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, शीत युद्ध मतलब क्या होता है? एक ऐसा युद्ध मेरे दोस्त, जब 1945 के जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? द्वंद्व पैदा हो गया। चूंकि अमेरिका के पास क्या था? परमाणु बम था। तो सोवियत संघ 1945 में सोचा, उसके पास उस समय तक परमाणु बम था नहीं, तो सोवियत संघ सोचा कि अगर उससे अभी हम लड़ते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं, तो उसके पास परमाणु बम है भाई, वो क्या करेगा? हमको क्या करेगा? विनाश कर देगा। तो इसके लिए क्या हुआ? दोनों क्या था? दोनों तो सुपर पावर है, ये था उस समय 1945 तक दोनों सुपर पावर था। तो दोनों क्या हुआ? बड़ा सोच समझ कर रह रहा था, ठीक है। दोनों क्या था? बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर रहा था। लड़ाई का भावना पैदा हो गया था। कैसे हम लोग देखते हैं, अगर दो गो बरियार पार्टी अगर मिल जाता है तो वो सब मारकाट नहीं करता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को क्या करता है? नीचा दिखाने का काम करता है, अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम करता है। तो जस्ट वही था शीत युद्ध का मतलब हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें कि अस्त्र से लड़ाई नहीं किया गया था, बल्कि यह विचारों की लड़ाई थी, ठीक है। तो इसमें विचारों का लड़ाई किया गया था। इसके अच्छे से डिफिनीशन कोई मैं आपको लिखवाऊंगा तो समझिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक कहानी पढ़ाया गया है, क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा दूं कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यानी 1945 के बाद दुनिया जो था वो दो खेमों में बट गया। एक आपका सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी गुट का, अमेरिका जो आपका था वो पूंजीवादी गुट का। तो समझिएगा, मैं आपको क्यूबा के मिसाइल संकट को मैं आपको मैप के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यहां पर आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखाई दे रहा होगा। इस पे कैसा गुट था? तो ये पूंजीवादी गुट में शामिल था। और इधर जो आप देख रहे हैं, यहां पर सब जो थे वो सब देश क्या था? साम्यवादी गुट का, मतलब सोवियत संघ। तो इसके जस्ट बगल में एक क्यूबा देश है, देखिए, जिसको मैंने भी राउंड किया है। ये है तो अमेरिका के बगल में, क्यूबा है तो अमेरिका के बगल में, लेकिन इसको वित्तीय सहायता प्रदान करना या इसकी सहायता करना, मतलब सब देख रेख कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है। सब देख रेख कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। और बगल में किसके है? तो अमेरिका के बगल में है। तो 1961 में क्या हुआ कि सोवियत संघ के नेताओं को यह डर सताने लगा था कि भैया हम लोग के बीच में प्रतिद्वंदिता की भावना चल रही है। शीत युद्ध का मतलब ही था कि मतलब दोनों के बीच में एक तरह का वाक्य युद्ध। तो ऐसा ना हो कि क्या करे, कि अमेरिका क्या करे कि हमारे क्यूबा, ये जो क्यूबा है, इस पे हमला कर दे, ठीक है, हमला बोल दे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस समय क्यूबा के, फिदेल कास्ट्रो, उनका तो तख्ता पलट हो जाएगा भाई। ये सोवियत संघ के नेताओं को डर सता रहा था। देखिए, यहाँ पे यही कहता है कि 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर, ठीक है, मतलब जो साम्यवादी द्वारा क्यूबा शासित था उस पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तो ये देखिए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बताइए क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो फिदेल कास्ट्रो, ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, याद रखिएगा। और उस समय सोवियत संघ की एक नेता थी निकिता क्रुश्चेव, इनका नाम रखिएगा। निकिता क्रुश्चेव का संबंध था सोवियत संघ से। और याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी का संबंध था। यहाँ पर देखिए, कैनेडी जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। क्यूबा से संबंधित कौन है? तो फिदेल कास्ट्रो क्यूबा से संबंधित है, क्यूबा के राष्ट्रपति। निकिता क्रुश्चेव कहाँ की नेता थी? सोवियत संघ की नेता थी। और जॉन एफ कैनेडी कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्हीं तीनों के बीच की कहानी है। तो हुआ क्या कि ये सोवियत संघ को डर सता रहा था कि अमेरिका ऐसा ना हो कि क्यूबा पे हमला कर दे। तो हमला कर देगा तो क्या होगा? उसका तख्ता पलट हो जाएगा, किनका? फिदेल कास्ट्रो का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि क्यूबा में क्या किया? सैनिक अड्डा,
ठीक है, क्यूबा में सैनिक अड्डा उसको बदल दिया, सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को क्या किया 1962 में, और वहां पर परमाणु मिसाइल भी तैनात कर लिया। तब तक सोवियत संघ भी परमाणु बम क्या कर लिया था, बना लिया था, और इसी का कारण था कि दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध में मतलब आमने सामने नहीं लड़े बल्कि प्रतिद्वंदिता की भावना चलती रही। तो 1962 में क्या किया कि क्रुश्चेव ने, निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब सोचिए यहां पर क्या हुआ, इस मैप में समझिए कि क्यूबा पर किसका शासन चल रहा था, सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ की एक नेता निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में यहां पे परमाणु बम तैनात कर दिया। अब जैसे ही परमाणु बम तैनात किया तो क्यूबा क्या था, अमेरिका के बगल में था, तो अमेरिका पूरा का पूरा अमेरिका क्या हो गया, रडार में आ गया। किसके रडार में, क्यूबा के रडार में। क्यूबा पे शासन किसका है, सोवियत संघ का। यानी कि अमेरिका का अधिकांश जो हिस्सा था वो परमाणु बम के निशाने पे क्या हो गया, आ गया। ठीक है, तो अब अमेरिका को ले लिया, क्या हो गया, अमेरिका छटपटाने लगा। अमेरिका बोला कि बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, आप यहां से हटाइए हटाइए हटाइए। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी थी। मतलब 21 दिन बाद क्या हुआ था, अमेरिका को यह पता चल गया कि भैया क्यूबा में क्या कर लिया गया है, मिसाइल तैनात की गई है, परमाणु बम मतलब हम लोग के लिए क्या कर लिया, फिट कर लिया गया है, जिससे कि हम लोग तो पूरी तरह से रडार में आएंगे। तो वहां के राष्ट्रपति थे कौन, जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार वो सब क्या थे, हिचकिचा रहे थे, मतलब जवाब नहीं देना चाहते। अब क्यूबा में अगर वो लोग हमला करेंगे तो क्यूबा तो बर्बाद हो करेगा, लेकिन इधर से सोवियत साम्यवादी गुट जो था आपका सोवियत संघ, वो अमेरिका को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसके पास भी परमाणु बम तब तक आ गया था। तो इसलिए ये लोग हिचकिचा रहे थे। फिर क्या हुआ कि कैनेडी ने आदेश दिया था कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। और इसी को देखिए, इसी को क्या किया गया, अमेरिका सोवियत संघ के मामलों में अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब कि देखिए समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो ये कहिएगा कि क्यूबा जो है वो अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसपे कि सोवियत संघ का क्या था, शासन था। सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि 1962 में यहाँ पे परमाणु बम तैनात कर दिया, जिससे कि अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अब हम लोग क्या हो जाएंगे, इसके रडार में आ गए। और अमेरिका ने उसके मतलब क्या किया, उसके विरुद्ध में उधर से कार्रवाई किया, और कार्रवाई के विरुद्ध में यह आदेश दिया कि जितने भी अमेरिकी जंगी बेड़ो है उनको आगे कीजिए, और क्यूबा की तरफ जितने भी सोवियत संघ की तरफ जहाज जाते हैं उन सबको क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने यह भी कहा कि भैया इसको आप क्या करिए, सैनिक अड्डा को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा गया कि दोनों पक्षों में युद्ध टालने का फैसला किया गया, और दुनिया ने चैन की क्या जी, सांस ली। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। मतलब जितने भी सोवियत संघ के देश थे और अमेरिका के देश था, इनके बीच में क्या हुआ, शीत युद्ध जारी रहा था। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा टर्म्स है। ये मैं क्यूबा का मिसाइल संकट आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको बताया है सबसे पहले क्यूबा का मिसाइल संकट। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या है ये भी समझेंगे, लेकिन एक टर्म से यहाँ पे देखिए कि विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और गुट उदारवादी लोकतंत्र था, पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। मतलब पूरी दुनिया क्या था, एक था प्राइवेटाइजेशन के तौर पे, एक था सरकारी के तौर पे। ठीक है, तो रूस ये तो सोवियत संघ जो था वो आपका क्या था, साम्यवादी गुट का था, और अमेरिका जो था वो आपका पूंजीवादी गुट का था। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट आपसे पूछता है, तो इतना पहले याद रखिए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, पूरा कहानी समझ में आएगा, परेशान मत होइए। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संकट एक प्रकार का क्या है, युद्ध जैसी स्थिति हुई। मैंने आपको समझाया कि जब क्या हुआ कि जब सोवियत संघ ने 1962 में क्यूबा में क्या किया कि अपने मिसाइलें तैनात की, परमाणु बम तैनात किया, तब अमेरिका को क्या हुआ, अमेरिका को झटका लगा। और इसी को कहा गया, मतलब ऐसा लगा पूरी दुनिया में ऐसा हड़कंप मच गया कि अब युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि इधर से परमाणु बम तैनात कर दिया, अमेरिका के पास परमाणु बम है। ठीक है, लेकिन दोनों ने क्या किया, दिमाग से काम लिया कि और उस मामले को क्या किया, सलटा लिया। बात आती है कि शीत युद्ध क्या है, तो कहता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ उसके बाद आपके शीत युद्ध की शुरुआत हुई। वही मैंने सारा चीज पढ़ा दिया है कि 1939 से 1945 के बीच में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। जर्मनी, इटली और जापान ये सब धुरी राष्ट्र थे। अब मित्र राष्ट्र में आपका क्या था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। देखिए उस समय तक सोवियत संघ साथे था, अमेरिका के साथे था, दोस्ते बनल था 1945 तक। लेकिन बाद में क्या हुआ
कि ये 1945 के बाद दोनों में क्या हुआ, प्रतिद्वंदिता की भावना शुरू हो गई। तो इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 1914 से 1918 वाला में भी क्या हुआ था, जनहानि और धनहानि दोनों हुआ था। तो ये प्रश्न आपको कहता है। फिर क्या हुआ ये भी पढ़ा दिए हैं कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। याद रखिएगा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था बम का लिटिल बॉय, ऑपरेशन का क्या नाम था, लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर हुआ था उसका फैटमैन नाम था। पूछता है प्रश्न जी, तो ध्यान में रखिएगा। और यहां पर देखिए दोनों देश क्या था समझ लीजिए। कहा जाता है ना कि मैंने आपको यहां पर कहानी समझाया था ना कि इटली तो घुटने टेक दिया था सबके सामने, इटली हार मान लिया था, जर्मनी भी हार मान लिया था, लेकिन जापान जैसे ही हारे मानने वाला था ना, तो अमेरिका ने क्या किया कि उस पर परमाणु बम गिरा दिया। तो ऐसे माना जाता है कि अमेरिका का ये चाल था कि हम अगर परमाणु बम गिराएंगे तो क्या होगा, पूरा दुनिया कांप जाएगा, हमसे क्या करेगा, डरेगा। ज्यादातर तो सोवियत संघ क्या हो जाएगा, ये सब डरने लगेगा हमसे, है ना, ये सब हमसे क्या करने लगेगा, डरने लगेगा। तो ये चाल चलने के लिए उसने क्या किया था कि जापान पे परमाणु बम गिराया था। देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि सोवियत, यहाँ पर कि वह सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब अमेरिका ने यह तर्क दिया, पूछा गया जब उससे कि बताइए, जब जापान कह रहा था भैया कि हम क्या करेंगे, युद्ध में अपना मतलब माफी मांगने वाले हैं, हम घुटने टेकने वाले हैं, और मतलब सरेंडर बोलने ही वाला था, कि आपने उस पर क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया, ये गलत बात है। तब अमेरिका यह तर्क देता है अपने तरफ से कि देखिए क्या है कि हम लोग युद्ध जनहानि को रोकना चाहते थे और युद्ध को जल्द समाप्त करना चाहते थे, इसलिए हमने परमाणु बम क्या हुआ, हमने परमाणु बम गिराया। ठीक है, देखिए जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अब क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बीच में उभरे। ये सारा टर्म्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक वर्ड है अवरोध। तो अवरोध का मतलब समझिएगा रोक और संतुलन। ठीक है, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है, मतलब एक तरह से कि लड़ाई भी नहीं होना और संतुलन बना के भी रहना, इसी को कहा गया है अवरोध। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए ये परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद का ये सब तस्वीर आपको दिखाया गया है। ठीक है, जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। अब दोनों के पास भैया परमाणु बम था। ठीक है, दोनों के पास परमाणु बम था, एक अगर छोड़ेगा तो दूसरा भी छोड़ेगा, तो क्या होगा, दोनों का विध्वंस होगा। और यहाँ पर तो ये लड़ाई किस लिए था, लड़ाई था अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो अपने आप को सुपीरियर आप कब दिखाओगे, जब आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करोगे तब ना, जब आप इस दुनिया में रहोगे तब ना अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते हो। तो ये कहानी आ गया। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ये सब आपको परमाणु बम के बारे में, कितनी इसकी क्या थी क्षमता थी, 10 से 15,000 किलो टन की थी। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे और ये सारे बात आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो सब बता दिए आपको। देखिए दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ हुआ, सारा चीज बताए हुए हैं। ठीक है, सब चीज ये सब कहानी आपको पूरा का पूरा समझा दिए। तो अब क्या हुआ समझिएगा, यहाँ के बाद थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पश्चिमी यूरोप के, देखिए यहाँ पर एक मैप में आपको समझा दूं, मैप होगा इधर, देखिए ये जो आप इधर देख रहे हैं ये जो है सब पूर्वी, ये सब पूर्वी क्षेत्र है। इधर कौन सा क्षेत्र है, इधर सब पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, इधर कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, और इधर आपका पश्चिमी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र के जो भी था ये सब सोवियत संघ, पोलैंड, ये सब जो है आपके, ये सब आपके पूर्वी क्षेत्र में है। तो पूर्वी क्षेत्र वाले देश था और एक आपका पश्चिमी गुट बना, एक पूर्वी गुट बना, एक पश्चिमी गुट बना, जिसमें आप देख रहे हैं देखिए यहाँ पे ये सब वर्सा पैक्ट और नाटो सदस्य। तो अब समझाते हैं हम कि नाटो किसका था, वर्सा किसका था। यहाँ पे समझिए कहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक। देखिए हुआ क्या कि जब ये सब सारे टर्म्स हो गए तो 1949 ईस्वी में अमेरिका ने एक गुट बनाया था। कब, अप्रैल 1949 में अमेरिका ने एक गुट बनाया था और उसका नाम था 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो, इसको किसने बनाया था, अमेरिका ने। अमेरिका ने, नाटो की स्थापना किसने किया था, अमेरिका ने। कब, तो 1949 में। कितने देश शामिल थे, तो 12 देश इसमें शामिल थे। तो देखिए उन्हीं का तो मैप में आपको दिखा रहा था, ये 12 देश शामिल थे और अमेरिका ने बनाया था 1949 में, नाटो का स्थापना किया था। इसमें कितने देश थे, 12 देश शामिल थे। और इसी को जवाब देने के लिए सोवियत संघ वालों ने एक वर्सा संधि बनाया, वर्सा पैक्ट बनाया, वर्सा पैक्ट।
वर्साई की संधि 1919 में, लेकिन वर्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया। किनके द्वारा? तो ये वर्सा संधि बनाया गया था किनके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा 1955 में। किस लिए? तो नाटो में जो शामिल देश हैं उनका मुकाबला करने के लिए। यानी कि नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सा संधि? अमेरिका का संधि था, अमेरिका का ये गुट था नाटो, और नाटो को जवाब देने के लिए कौन सा गुट बनाया गया? तो वर्सा संधि बनाया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। कब? तो 1955 में। ठीक है, तो चलिए दोनों के बारे में मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर आप देखिएगा, ये सब जो आप देख रहे हैं रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपके वर्सा पैक्ट से संबंधित देश हैं। आज जिसमें येलो दिखाई दे रहा है, जो 12 देश आपके हैं, वो सब आपके किसमें शामिल थे? नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो मतलब पश्चिमी देश का हो गया, और जो आपका वर्सा संधि होगा वो आपका पूर्वी क्षेत्र का हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर ले। तो ये आपको क्लियर हो गया। पूछेगा जी बताइए कि बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, अप्रैल 1949 में। कितने सदस्य देश थे? 12 सदस्य देश थे। इसके मतलब इसी को जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? वर्सा पैक्ट बनाया। कब बनाया? 1955 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इतना कहानी क्लियर? तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए बात यहां पर आती है, तो यूरोप के बाद अब अमेरिका ने एशिया के देशों को भी अपने गुट में शामिल करने का प्लान बना लिया। और देखिए क्या किया कि अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और सेंटो कहा गया। देखिए अमेरिका ने सीटो और सेंटो का स्थापना कर दिया। ठीक है, मतलब एक दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन इन्होंने सीटो बना लिया, फिर सेंटो का भी स्थापना कर दिया। इसी को जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया कि सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों में जैसे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपना संबंध मजबूत किया। देखिए नाटो जब बनाया तब साम्यवादी देशों ने क्या बनाया? वर्सा बनाया। जब सीटो सेंटो था तभी सब ने क्या किया? इन देशों के साथ अपना संबंध अच्छा स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखिए ये दोनों तो अपने आप को महाशक्ति दिखाने के होड़ में थे ही, लेकिन हुआ क्या? ये सब कहानी कब की चल रही है? 1949, 1950, इन सब टाइम पीरियड की कहानी चल रही है। 55 हुआ क्या मैटर समझिएगा कि उस समय मतलब कहा जाता है कि अधिकांश देश जो थे आपके एशिया के, तो अधिकांश जो देश थे वो उसी समय जैसे कोई फ्रांस के चुंगल से छूटा था, तो कोई ब्रिटेन के चुंगल से छूटा था। जैसे अपना देश भारत का ही ले लीजिए, पूरा जो विश्व था वो दो खेमों में बट गया, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। अब इन देशों को डर सताने लगा कि भैया अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग क्या हुए हैं? आज़ाद हुए हैं, और अभी अगर इन दोनों में से कोई में जाके शामिल हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हम लोग का क्या कर ले? गुलाम कर ले। तो इन औपनिवेशिक देशों को क्या करने लगा? डर सताने लगा। ठीक है, तो देखिएगा 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। किसका? चीन का। और चीन क्या हो गया? यहां से हट गया। अमेरिका ने चीन को क्या किया? अपनी ओर सटा लिया था। और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर अधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास इस आंदोलन के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। यहां पर एक टर्म्स आया है गुटनिरपेक्ष। देखिए हुआ क्या कि जब वैसे देश जो नए नए आजाद हुए थे उन देशों ने क्या किया? फैसला किया कि भैया देखिए अगर अभी हम लोग कोई गुट में जाकर शामिल होते हैं तो हो सकता है कि सब फिर हम पे भी राज करना शुरू कर दे, तो हम लोग के लिए तो दिक्कत का बात है। इसलिए इन देशों ने निर्णय क्या लिया? इन देशों ने निर्णय लिया कि हम लोग कोई गुट में शामिल न हो गए और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिरकार गुट निरपेक्षता क्या है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि देखिए आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी अस्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। कह रहा है कि बताइए आखिरकार आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार दोनों महाशक्ति था तो ये सब और देश को अपने अंदर क्यों मिलाता था? क्यों मिलाता था? देखिए पहला तो कारण था कि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, कोई देश में छोटा देश है लेकिन वहां पे संसाधन भरा पड़ा है। भू क्षेत्र तो यहाँ तक कि जैसे क्यूबा का ही देखिए ना एग्जांपल, क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ था लेकिन उस पर राज किसका चल रहा था? सोवियत संघ का। तो अमेरिका पे उस सब कब्जा जमाने के लिए अमेरिका पर मतलब उसका नियंत्रण था ना जी सोवियत संघ का। भले वो सोवियत संघ अमेरिका से ढेर दूर पे है लेकिन क्यूबा उसके राज्य में है, आधिपत्य में है। ऐसी ना यूक्रेन वाला भी युद्ध हुआ है तो आप देखेंगे सैनिक ठिकाने भी वहां बना सकता था, आर्थिक मदद भी मिल जाती थी, तो ऐसा होता था। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियों विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। अब देखिए जैसे हम ही लोग अगर मान लीजिए हमारे यहाँ भी दो आदमी लड़ाई करता है और दोनों क्या हुआ लगे समान बराबरे मतलब क्या है ताकतवर है,
अगर 4 आदमी उसके यहाँ चल जाए ना बात करने तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, वो कहीं 4 को बात करे चल गया है, मतलब लग रहा है कि उसके यहाँ क्या है जी, अच्छा खासा मतलब उसका समर्थन में लोग हैं। तो ये दिखाने के लिए भी क्या करता था, ये लोग छोटे छोटे देशों को अपने मतलब गुटों में क्या करता था, शामिल करना चाहता था। ठीक है, तो ये बात कहता था। देखिए कह रहा है उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद साम्यवाद से कहीं बेहतर है। किसी को ये लगता था, मतलब जिसके तरफ ज्यादा संख्या होता था उसको ये लगने लगता था, तो किसी को लगता था कि जो साम्यवादी है वो सही है। तो ये कहानी आता है। शीत युद्ध के दायरे में देखिए, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ लिया, शीत युद्ध के दायरे में महाशक्ति जैसे कोरिया पे 1949-53, बर्लिन 58-62, कांगो 1960 के दशक में, ये सब शुरुआत करा है कि यहाँ पर शीत युद्ध के दायरे क्या हुए थे, बढ़े थे। करा है कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लड़ाई हुआ था, और गुटनिरपेक्ष देशों ने गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। मतलब गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या था, अब इसका अर्थ समझिए। गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी दुनिया में कितने तरह के गुट थे, 2 तरह के गुट, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। तो गुट निरपेक्ष का मतलब था इन दोनों गुटों में हम लोग क्या करेंगे, शामिल नहीं होंगे। देखिए गुट निरपेक्ष के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, देखिए तब इसको हम लोग समझेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं आपके यही 5, 1 2 3 4 5 कौन है यहाँ पे, देखिए जोसेफ ब्रॉज टिटो, जवाहरलाल नेहरू ये भारत के हैं, अब गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो साहब और बामे एनक्रुमा साहब। तो देखिएगा जोसेफ ब्रॉज टिटो ये युगोस्लाविया के शासक थे, 1940 से 80 तक रहे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और युगोस्लाविया में एकता कायम रखा। ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते हैं, ये पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। ये गमाल अब्दुल नासिर जो थे ये कहाँ के थे, मिस्र के शासक, कहाँ के, मिस्र के शासक। सुकर्णो जो थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, और यहाँ पर वानो एनक्रुमे घाना के पहले प्रधानमंत्री। तो ये सब क्या हुआ था उसी समय, इन मतलब देशों का क्या हुआ था, लगभग क्या हुआ था, मतलब चुंगल से आजाद हुए थे। तो ये सब किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, और इसी के मद्देनजर रखते हुए इन सब ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो आइए समझते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अपना जहाँ थे वहाँ चलते हैं। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो हम लोगों ने देखा कि इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ, ये तो कहानी छूट ही गया। देखिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि शीत युद्ध से क्या हुआ था, कि शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। अब बोलिएगा सर हथियारों की होड़ कैसे, अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार, सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार, और दोनों को ये डर सताए रहता था कि कौन किस पे हमला कर दे। तो इस चलते अमेरिका भी क्या करता था, ढेर सारा मतलब मिसाइल तैयार करता था, ढेर सारा मतलब जितने भी हथियार थे वो तैयार करता था, और उधर सोवियत संघ भी अपना हथियार तैयार करता था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से डर था। दोनों को लगता था कि कब क्या हो जाए, युद्ध हो जाए। तो दोनों ने क्या किया, हथियारों की होड़ को भी शुरू किया। तो शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ को भी शुरू किया, और इसी दोनों को एक दूसरे के प्रति शंका रहता था कि वो कहीं ना हमसे ज्यादा हथियार बना ले, इसलिए दोनों ने क्या किया, बहुत ज्यादा हथियार बनाया। इसीलिए फिर बाद में 1960 के दशक में क्या किया, इन्होंने संधि भी किया कि अब इतना हथियार बनाना क्या हो सकता है, विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो बहुत सारी संधि की गई, आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रेक्षपात्र परिसीमन संधि, ये सब किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बट रहा था। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती ने थी। ये तीनों दोस्त थे और इन तीनों दोस्तों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, और साथ ही साथ इंडोनेशिया के सुकर्णो साहब ने इसका स्वागत किया था, एनक्रुमो साहब ने भी इसका क्या किया था, जोरदार समर्थन किया था। तो ये जो 5 नेता हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर, गुट निरपेक्षता क्या था, एक ऐसी नीति थी जिसमें किसी भी गुट में शामिल ना होना था। शीत युद्ध ने क्या किया, हथियारों की होड़ को शुरू किया। ठीक है, ये टर्म्स भी आप समझिएगा, सब चीज समझ में आएगा, सब चीज समझ में आएगा। एनसीईआरटी ले लिए हैं तो थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, नहीं तो अपना नोट से पढ़ाते तो आपको और अच्छा लगता है, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिटवीन प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं, और जब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो सारा बिटवीन आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ में हुआ था, 1961 के बेलग्रेड में हुआ था, और यह सम्मेलन जो था इन 5 देशों के सहयोग से हुआ था। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को लेकर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ, और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो गए थे। तो याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बहुत बार पूछता है, गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था, और गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन जो 2019 में आपका गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, देखिए याद रखिएगा, तो उसमें आपके 120 देश
120 देश शामिल हो गए, मतलब अब गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है, 120 है वर्तमान में, ठीक है। तो याद रखिएगा, महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष का मतलब कि जो दो महाशक्ति था आपका सोवियत संघ और अमेरिका, इनके गुटों में शामिल न होना, बल्कि अपना अलग एक गुट बनाकर रहना, बल्कि क्या करना, इनका काम था मध्यस्थता करवाना, मतलब जो लड़ाई कर रहा है तो उनकी आपसी विवादों को क्या करना, सुलझाना। देखिए 1787 में क्या हुआ था कि अमेरिका आजादी प्राप्त किया था, तो 1787 के बाद अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। उसके बाद से अमेरिका ने क्या किया था कि पूरे विश्व से अपना बातचीत करना, पूरा क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया था। वो अपना अलग हो गया था, नहीं होता लड़ाई उड़ाई होता है तो अलग हो जाना, तो उस तरह से अमेरिका अलग हो गया था। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि आपको क्या होना है, विश्व के मुद्दों से अलग होना है। इसका मतलब ये था कि केवल हम गुट में शामिल नहीं होंगे, वो दो गुट था ना आपका, पूंजीवादी और साम्यवादी, उस गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन और भी विश्व के जितने भी कार्य हैं, जितने भी चीज हैं, उन सब में हम अपनी भागीदारी को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ये बात कही जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि तटस्थता का मतलब समझ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो तटस्थता का अर्थ था कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, मतलब हम लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग की जरूरत पड़ती है तो युद्ध में समझाने भी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे ना देखिए क्या हुआ था कि भारत चाल खेल रहा था, देखिए आगे बताएंगे, भारत चाल खेले हुए था, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए हुए था, लेकिन अंदर अंदर किससे मिला हुआ था, रूस से जाके मिला हुआ था, अंदर अंदर रूस से मिला हुआ था, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसी को कारण को रखते हुए एक आपका नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें हुआ क्या कि जो भी देश गुटनिरपेक्ष था, मतलब वैसे देश, गुटनिरपेक्ष में जनरली वही सब देश थे जो अल्प विकसित थे, तो इन सब ने एक आर्थिक मदद के लिए नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। और इसी समझ से नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। किस समझ से, देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों का अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। इसलिए जो नए स्वतंत्र देश थे वो आजादी के लिहाज से आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था उनके लिए, और इसके लिए उनको क्या चाहिए था, धन की जरूरत थी। और धन का मतलब क्या होता था, अगर वो धन इसका स्थापना नहीं करते तो वो धन के लिए इन्हीं दो गुटों में से किसी पे क्या रहते, आश्रित रहते। इसीलिए वो गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की। और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनटाइड में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधार में अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना होगा जिनका दोहन पश्चिमी देश विकसित देश करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया कि देखिए जिसका सबसे ज्यादा उपयोग जो पश्चिमी देश करता है, पश्चिमी देश में कौन था, अमेरिका था। तो अमेरिका वाले जो भी मतलब पूंजीवादी गुट के देश हैं, जो सबसे ज्यादा इन सब चीजों का यूज करता है, जिस संसाधन का, उसको आपको क्या करना होगा, संचय करके रखना होगा, तब न जाकर रुका होगा, खरीदेगा आपसे। संचय करके रखिएगा तो खरीदेगा, तो आपके देश में क्या आएगा, पैसा आएगा। और जब आपके देश में पैसा आएगा तो आप आर्थिक चीजों से क्या करेंगे, आर्थिक जो स्थिति आपकी है वो आपकी अच्छी होगी। और साथ ही साथ जब आप उसके यहाँ व्यापार करने जाइएगा, तो जब व्यापार करने आप जाएंगे ना, तो उस वहाँ के बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े जगहों से क्या होगा, आपकी क्या होगी, बड़े बड़े बाजारों से आपका क्या होगा, तालमेल होगा, आपका व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब कहा गया, ठीक है। तो ये मतलब ये नया इसमें नियम क्या किया था, अपनाया गया था कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी, मतलब पूरे विश्व में उसकी क्या करेगी, भूमिका बढ़ेगी। इसके बाद देखिएगा भारत और शीत युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1970 के दशक में मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे, मतलब अपने देश को गरीबी से अब क्या करना था, उबारना था। बात आती है भारत और शीत युद्ध के बारे में। देखिए भारत और शीत युद्ध में सीधा तौर यही हुआ कि अपना देश उसी टाइम आजाद हुआ था। तो देखिए भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने आप को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा, और दूसरे में भारत ने उपनिवेशों को चुंगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से पुरजोर विरोध किया। मतलब बोला कि अभी देखो भैया तुम नए नए आजाद हुए हो, अगर इन सब में तुम शामिल हो गए तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। है बिल्कुल सही बात है, अगर इन सब में शामिल हो गए तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो सब क्या है, वो सब नए मतलब विकसित देश है, और तुम क्या हो भाई, अल्प विकसित देश हो। तो इसलिए किसी भी गुट में शामिल न होना है। तो भारत ने दो तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। नेहरू ने पूरे विश्व को याद दिलाया था कि गुट निरपेक्षता जो है वो पलायन की नीति नहीं है, माने पलायन नहीं करना है, माइग्रेट नहीं करना है। गुट निरपेक्षता में हम लोग को किसी भी गुट में शामिल न होकर अपने आप को विकास पे ध्यान देना है। मिसाल के तौर पे 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरिया का युद्ध जो हुआ था, उसमें
नेहरू जी ने अपना क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मध्यस्थता करने के लिए, मतलब उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए। और भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ से नहीं जुड़ा था उसको भारत लगातार क्या करता था, बीच बीच में उसको बतलाते रहता था कि ये तुमने सही किया है, सही है, ये है, वो है। देखिए भारत को ना गुटनिरपेक्षता की नीति से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो ये कि अपने हितों को साधने में क्या हुआ, हितों को साधने में क्या हुआ, सक्षम हुआ, हित साधन किया अपना। देखिए क्या किया कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई थी, इसकी आलोचना भी की गई थी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं। देखिए भारत ने क्या किया, पहली बात यह थी कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो, ना कि महाशक्तियों और उनके खेमों देशों का। मतलब भारत वैसे वैसे फैसले लेता था जिससे कि उसका भला हो, ये नहीं कि अमेरिका और सोवियत संघ का भला हो। तो पहला ये फायदा हुआ। दूसरा ये था कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, और भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाला है तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। देखिए मतलब भारत हम तेज था, मैंने बोला ना आपको, गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाया, लेकिन ये हर समय ये दाव में रहा कि अगर अमेरिका हम पे दबाव बनाएगा तो हम सोवियत संघ के साथ मिल जाएंगे, और सोवियत संघ दबाव बनाएगा तो जाके अमेरिका के साथ मिल जाएंगे। इहो फेरा में ही रहता था। मतलब किसी तरह से गुलाम नहीं होना है, बच के रहना है, मतलब किसी तरह से काम को क्या करना है। अब अमेरिका हम पे दबाव बनाएगा, उससे तो लड़ नहीं सकते हैं, उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, तो क्या हुआ कि हम दूसरे गुट में जाकर मतलब ये साम्यवादी गुट को अपना लेंगे, ऐसा भारत सोचे हुए था। और इसी को लेकर भारत की क्या हो गई, पूरे विश्व में आलोचना भी की गई। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को, कहा गया आलोचनाकारी जो थे वो कहते थे कि भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए क्या किया है, ये सब काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे करता है भारत ने। और भारत हुआ ये भी जो इन लोग का मानना था वही हुआ। भारत क्या करता है कि 1971 के अगस्त में क्या करता है, सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है। पहले ही से अंदरे अंदरे मिलल था वो, कहा कि 1972 में क्या करना होता है, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराना होता है, इसीलिए 1971 में भारत ने किसके साथ मैत्री संधि स्थापित कर लिया था, सोवियत संघ के साथ। मतलब सोवियत संघ के गुट में ये भी जाकर क्या हो गया, 1971 में शामिल हो गया। और गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी, ये बात यहाँ पर कहा जाता है। तो यही कहानी है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे न्यायिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, जिसके लिए उसने क्या किया कि उसने सोवियत संघ के साथ जाकर अपना हाथ मिला लिया। कब, तो 1971 ईस्वी में। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इतना ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा, कहानी को अच्छे से समझिए, ये भी पढ़ाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। मतलब कौन कौन सी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुए थे, संधि संगठन, इसके बारे में पढ़ाएंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं, फिर समझिएगा। देखिए एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण 5 अगस्त 1963 को, साल्ट जो हुआ था आपका 26 मई 1972 को, और दूसरा 18 जून 1972 को, 31 मई 1991 को, 3 जनवरी 1993 को परमाणु अप्रसार संधि भी हुआ था। और ये सैन्य संधि संगठन, इसको आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका का कौन था, नाटो था, 1949 में बना था। सोवियत संघ इसके विरुद्ध में वर्षा संधि लाया। फिर सीटो और सेंटो भी क्या था, अमेरिका का भी था, सेंटो 1955 में और वर्षा संधि 1955 में, सीटो 1954 में, तो याद रखिएगा। तो चलिए हम लोगों ने इस चैप्टर में मेरे भाई देखिए समझिएगा, इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, सारे चीजों को मैं बता दूं एक बार। देखिए शीत युद्ध के दौर में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से आपने पढ़ा क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में, फिर आपने पढ़ा कि किस तरह से दो महाशक्तियों का उदय हुआ और विचारों का किस तरह से लड़ाई था। फिर आपने पढ़ा कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, कैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को पूरे विश्व में कायम किया, साथ ही साथ भारत जो था, भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति से क्या कुछ फायदे हुए। तो इन सब चीजों के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको 1914 से लेकर 1991 तक का जो टाइम पीरियड है वो सब समझ में आया होगा। दूसरे चैप्टर में हम लोग दो ध्रुवीयता, मतलब क्या होता है कि सोवियत संघ का फिर क्या होता है, 1991 के बाद विघटन हो जाता है, सोवियत संघ से सारे देश धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और हालांकि वीडियो भी लंबी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब एक्सप्लेनेशन ज्यादा करना सही रहेगा। तो अगले क्लास में जब सेकंड चैप्टर में हम लोग मिलेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और क्विक रिवीजन, मतलब बैकअप से ले लेंगे और बाद में आपको आगे की कहानी को अच्छे से समझा देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर भी होगा और साथ ही साथ चैप्टर सेकंड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, समझ में आया ना, बिल्कुल आसान से शब्दों में। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने शीत युद्ध का डिफिनीशन नहीं देखा तो ये सब आपको क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। शीत युद्ध किसे कहते हैं तो वहां पे आपको मेरे लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेगा, सब चीज दिखा देंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।